हेलो 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 हेलो। आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है आज का आपका पहली क्लास के अंदर। क्या हालचाल है भाई, एक बार फटाफट से बताए भाई। क्या हालचाल है रे तेरे? बहुत दिन हो गए रे तुमसे मिले। क्या हालचाल है बच्चा लोग, क्या हालचाल है? आज पहले क्लास है हमारी, क्लास 12th, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और एक नई जर्नी की शुरुआत करने हम जा रहे हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाले का एक बार धन्यवाद कर दीजिए कि आज हमें मौका मिला है, मुझे भी मौका मिला है आप लोगों को पढ़ाने का, और आप लोगों को भी मौका मिला है पढ़ने का भाई। तो लेके प्रभु का नाम करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। एक बार सारे बच्चे आ जाइए और दिल बना दीजिए भाई। कितने जने अर्जुना वाले हैं भाई, वो बकरी बन जाए। बाकी नए बच्चों को भी सिखा देंगे भाई कि कब क्या बनना है। क्या कहते हो भाई? चलिए भाई, तो सबसे पहले बात करें सर, ये वाला जो चैप्टर है या क्लास 12th के जो फिजिक्स हैं सर, क्लास 12th के फिजिक्स हैं। हो सकता है कि आपको 12th फिजिक्स हो या 11th फिजिक्स हो, फिजिक्स बहुत परेशान करती कि ये फिजिक्स नहीं आसान, एक आग का दरिया है और तैर के जाना है। मैंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा, ये बस तेरी मेरी कहानी है। कुछ कहानियां तेरी होगी, कुछ कहानियां मेरी होगी, और ये फिजिक्स हम बहुत आसान तरीके से पढ़ते हुए निकल जाएंगे। अब आप लोगों के बहुत सारे छोटे छोटे डाउट होंगे कि सबसे पहले ये बताइए कि सर कैसा सिलेबस रहेगा, हमें पूरे साल किस हिसाब से पढ़ाई करनी है, उसके बारे में हम बात करें, क्योंकि आज हमारी पहली क्लास है। थोड़ी जान पहचान करते हैं सिलेबस के साथ बेटा। सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस के साथ। अगर हम जान पहचान करें बेटा, तो आपका पहला चैप्टर होने वाला है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। उसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा दूसरा वैद्युत विभव और धारिता। ये दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ाया जाता है बेटा। फिर तीसरा चैप्टर आपका आता है वैद्युत धारा, और चौथा चैप्टर आता है आपका चुंबक का। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 3 चैप्टर हम लेकर चलते हैं किसके, चार्ज से रिलेटेड है। वैसे तो 60% जो आपका 12th फिजिक्स है बेटा, वो क्या है, 60% 12th फिजिक्स आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। अगर आपको पहला चैप्टर बहुत अच्छे से आता है, मेरे एक एक बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको पहला चैप्टर बहुत अच्छे से आता है, मेरी बात सुन, तो आपके पूरे 12th फिजिक्स ऐसे टिप्स पर हो जाएगी। क्या करना पड़ेगा सर? मैंने कहा ज्यादा कुछ नहीं बेटा, अगर आपको जरा सा भी संदेह हो, किस पर? खुद पर, हमारे ऊपर तो होगा नहीं भाई। जरा सा भी संदेह हो खुद पर, तो उसको निकाल देना भाई एकदम से। 12th के साथ सबसे ज्यादा सिलेक्शन होते हैं, मैं फिर कह रहा हूं। अगर किसी को आज भी लगता है कि साहब हमारा 12th के साथ नीट में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, 12th के साथ आज दिन तक सबसे ज्यादा सिलेक्शन देखे गए, उसका बहुत बड़ा रीजन है भाई, क्योंकि 12th के साथ बच्चे के पास प्रेशर कम होता है, ऐसे चलते चलते निकाल देता है भाई। तो ये संदेह एकदम निकाल देना भाई। और कैसे हम इस प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएंगे उसके बारे में बात करेंगे, फिर चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। मैं चैप्टर के नाम एक बार बता देता हूं फटाफट से आपको। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, वैद्युत आवेश और क्षेत्र है। दूसरा वैद्युत विभव धारिता है, वैद्युत धारा है, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, चुंबकत्व एवं पदार्थ है। फिर आपका चैप्टर आता है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रत्यावर्ती धारा, वैद्युत चुंबकीय तरंग, किरण प्रकाशिकी, वेव ऑप्टिक्स और द्वैत प्रकृति। फिर आपका लास्ट में चलता है परमाणु नाभिक। अरे केमिस्ट्री के अंदर भी तो परमाणु और नाभिक पढ़ा था, आपने पढ़ा था ना? तो परमाणु और नाभिक आप यहां पर भी पढ़ोगे। और लास्ट चैप्टर आता है अर्धचालक एवं संचार, और उसके बाद आपके रिवीजन चलेंगे। तो ये तो आपका सिलेबस था, पर सर अब हमें कैसे हमारी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाना है, कैसे हमें हमारी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाना है, उस पर बात करते हैं बच्चा। कुछ बच्चों के डाउट होंगे कि सर हमारा 11th वेस्टेड हो गया है। एक बच्चे का बहुत देर से कमेंट आ रहा है कि सर हमारा 11th वेस्ट हो गया है, क्या हम तैयारी कर सकते हैं? क्या मैं 12th के साथ नीट निकाल सकता हूं? मैंने कहा एक बात जीवन में हमेशा याद रखना भाई,
कि मेरी लड़ाई खुद से है, मुझे खुद को हराना है, मैं भीड़ नहीं इस दुनिया की, मेरे अंदर खुद एक जमाना है। आप अगर ये सोचते हो कि आपका कंपटीशन उन लाखों बच्चों से, तो बिल्कुल नहीं है भाई। जीवन में कभी भी किसी इंसान का कंपटीशन किसी दूसरे से नहीं होता है, आपका कंपटीशन खुद से है। जिस दिन आपने अपने मनस्थिति को बदल लिया, उस दिन आपकी परिस्थिति बदल जाएगी बेटा। मेरे एक बात को ध्यान से सुनना, जिस दिन आपने अपनी मनस्थिति को बदल लिया बेटा, उस दिन आपकी परिस्थिति अपने आप बदल जाएगी। आपको ये मनस्थिति चेंज करनी पड़ेगी, आपके मेंटलिटी को चेंज करना पड़ेगा। आपको आज से कसम खानी पड़ेगी कि साहब हमें 12th के साथ साथ 11th को लेकर चलना है, क्योंकि आपको 11th का बैच मिला है। और मैं आपसे कहना चाहूंगा भाई कि ये 12th फिजिक्स अगर स्टार्ट हो रही है ना बेटा, तो आपको लोड लेने की जरूरत नहीं। जितने भी 12th के टॉपिक होंगे, बिना 12th के टॉपिक, अगर मान ले कि स्थिर वैद्युतिकी हम पढ़ेंगे, इसमें आएगा सदिश का यूज, तो सदिश का जितना भी यूज होगा उसको पहले पढ़ाकर ही मैं आगे बढ़ूंगा। एक और बात आपके कि क्या सर हम बोर्ड के लिए भी प्रिपेयर करें, तो आपका चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, सफिशिएंट थ्योरी पूरी कराई जाएगी। आपका चाहे नीट का एग्जाम हो, कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम हो, अगर आप इस बैच में हो, नीट के लिए हो या बोर्ड के लिए हो, सबके लिए सफिशिएंट पढ़ाया जाएगा। नोट्स के अंदर बहुत सारी चीजें इंक्लूड करेंगे अपन। जेई मेंस के क्वेश्चन हो गए, नीट के पीवाईक्यू हो गए बेटा, क्लास के अंदर ही करवा देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई डाउट होना चाहिए किसी भी चीज का। जिसका 11th वेस्ट है वो समझ ले भाई, मेरी बात ध्यान से सुन ले। मैं हर दिन आपको बताता चलूंगा कि आपको आज 11th में ये टॉपिक पढ़ना है। क्या पढ़ने के लिए तैयार है? मैं अगर आपसे ये कहूं कि आज अगर हम कूलाम का नियम स्टार्ट करेंगे और आपको सदिश रूप पढ़ के आना है, इकाई सदिश क्या होता है, सदिश योग का फॉर्मूला क्या होता है, क्या तू पढ़कर आएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? फिर तेरे को ये सोचने की जरूरत नहीं है, फिर तू रिलेट कर पाएगा। अगर तू मेहनत करने के लिए तैयार है, तेरा 11th वेस्ट हो 10th वेस्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। पर अगर आपके पास सिर्फ शिकायतें हैं खुद से कि मेरा 11th वेस्ट है, मेरे से तो नहीं होगा भाई, मेरा तो 10th भी वेस्ट था, मुझे तो 1+1 नहीं आता है, फिर नहीं होगा भाई। मैं तेरे से कह रहा हूं ना, अगर तेरा 11th वेस्ट है और तू पढ़ने के लिए तैयार है, और आज आपका जो एनर्जी लेवल है ना बेटा, आज आपका जो एनर्जी लेवल है, ये एनर्जी लेवल साल भर मेंटेन करके रखना है विदाउट डिस्ट्रैक्शन। अपने अपोजिट जेंडर से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आपके एज में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है बेटा? कि आप अपने अपोजिट जेंडर से डिस्ट्रैक्ट होते हो। और ये बात करने में कोई शर्म वाली बात नहीं है भाई। कसम खा लीजिए कि जब तक नीट क्लियर नहीं होगा, नीट क्लियर एक ही साल में करना है ना बेटा, टिल नीट एग्जाम तक ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर। क्लियर है? अरे हाँ कि ना? नहीं सर, वो सिस्टर का नाम जब आता है ना, तो हम क्या करते हैं कि वहां पे म्यूट कर लेते हैं कि एक को छोड़कर। अबे बेटा, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या निकालना है? नीट निकालना है। क्लियर है? मुझे लगता है इसमें आपका कोई डाउट नहीं होगा। अब पढ़ाई की बात करते, कैसे हम कहानी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली बात ये मैं आपको बता देता हूं भाई, कि खेल ये होगा कि आपको क्या करना है भाई। एक तो आपका नोटबुक होगा भैया, नोटबुक, एक नोटबुक ले लीजिए भाई, जिसके अंदर आप पूरा फेयर वर्क करोगे। किसी को लगता है कि मेरे पास तो नोट्स हैं सर, भैया के, दीदी के, चाचा के, मामा के, तो भाई साहब भूल जाना, भूल जाना उनको। क्योंकि एक स्टडी में पाया गया है कि जो चीजें आप लिख लिख कर याद करते हो ना, वो लंबे समय तक याद रहती हैं। तो हैंड रिटन नोट्स आपको खुद को बनाना है। सर आपके भी तो हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। मैंने कहा मिलेंगे भाई, पर जब भी तेरे मन में कोई डिस्ट्रैक्शन का ख्याल आए ना कि यार नहीं मैं तो उसके नोट से काम चला लूंगा, तो फिर बेटा तेरे मन में एक और ख्याल आना चाहिए, क्या तुझे सिलेक्शन इसी साल चाहिए कि अगले साल चाहिए? कि नहीं इसी साल चाहिए, तो फिर अगर टीचर ने बोला है, चाहे टीचर आपका फिजिक्स वाला हो, चाहे केमिस्ट्री वाला हो, चाहे बायो वाला हो, ब्लाइंडली फॉलो करना स्टार्ट कर देना भाई। यानी कि एक नोटबुक बनानी है। हाँ,
क्लास नोट्स कैसे आपको, मेरी क्लास में मेरी बात सुन लीजिएगा, नोट्स बनाने का क्या खेल है भाई। आपको नोट करने का प्रॉपर टाइम दिया जाएगा। जब मैं आपको सिखा रहा होऊंगा, मेरी बात ध्यान से सुन ले बेटा, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूंगा, समझा रहा हूंगा, पेन नहीं चलेगा, कॉपी पेन नीचे रहेगा। क्लियर है? एक नोटबुक लेनी है और भाई साहब मेरी बात ध्यान से सुन, 20 रफ रजिस्टर, रफ रजिस्टर समझता है क्या बेटा? 20 रफ रजिस्टर ले ले बेटा, कम से कम 100 रुपए वाले। एक, क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा हाँ। इस साल हम सबसे ज्यादा जो एफर्ट्स डालेंगे वो डालेंगे किसमें? क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में। एक मूल मंत्र आपको पता होना चाहिए कि अगर नीट में सेलेक्ट होना है, फिजिक्स को आपको स्ट्रांग बनाना है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। आपका एक मूल मंत्र आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको नीट में सेलेक्ट होना है तो उसका एक ही इलाज है, कोई शॉर्टकट नहीं है। नीट में सेलेक्ट होने का एक ही मंत्र है, क्या? क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। फिजिक्स के लिए एक ही खेला है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अब आप कहोगे कि सर आप हमें ये बताइए हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें? मेरी हर क्लास के बाद मेरी बात सुनिए, मैं कम से कम आपको 50 से 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देकर जाऊंगा हर क्लास में। डीपी पे आपको अलग से मिलेगी, हर क्लास के बाद आपको 50 से 60 क्वेश्चन मिलने वाले होंगे। हाँ, मतलब भाई साहब इतना अपने आप को घिस दीजिए, इतना रगड़ दीजिए अपने आप को कि साला लोगों को लगे कि वाह यार क्या मेहनत करी है इसने। ढेर लगा दीजिए लिख लिख के भाई, और भूल जाए जीवन में तो फिर कहना। तो मैक्सिमम आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, इसमें आपको किसी को कोई डाउट नहीं होगा। एक नोटबुक लेनी है, बाकी आप रफ रजिस्टर ले लीजिए, जितने भी ले सकते हो भाई। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। किसी बालक को लगता है कि सर मेरे 2 क्वेश्चन नहीं होते और मेरा तीसरा क्वेश्चन करने के बाद मन नहीं करता है क्योंकि तीनों गलत हो जाते हैं, फिर भी तुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। आज से हम एक 21 डेज का एक चैलेंज चलाएंगे भाई। क्या? एक 21 दिन का चैलेंज चलाएंगे भाई, 21 दिन का। इन 21 दिनों में हमें क्या करना है? पहला काम, डेली का काम डेली करना है, डेली का काम डेली करना है। मतलब कुछ भी हो जाए, अगर आज आपको फिजिक्स में 10 क्वेश्चन दिए हैं, केमिस्ट्री में भी दे दिए साहब, बायो में भी दे, ये बड़ा बर्डन हो गया सर। हाँ, तो फिर कि नहीं सर फिजिक्स के तो 9 क्वेश्चन करे, एक क्वेश्चन करके, एक क्वेश्चन कल करूंगा, बिल्कुल मत कर लेना ऐसा। डेली का काम डेली, मतलब डेली का काम डेली। क्योंकि जिसने भी जीवन में कुछ अलग किया है ना, बहुत बड़ा किया है, उसने कुछ अलग नहीं किया है, उसने सिर्फ काम को डिसिप्लिन तरीके से किया है, कंसिस्टेंसी के साथ किया है। कोई मेरे से पूछे कि सर हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए, हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए, मैंने कहा आपके स्टडी आवर का कोई क्राइटेरिया नहीं है मेरे बच्चे। हमें 10 घंटा पढ़ना चाहिए, 12 घंटा पढ़ना चाहिए, इस बात का आज दिन तक कोई क्राइटेरिया नहीं है मेरे भाई। अगर आपने आज का जो काम आपको दिया है, मान लो फिजिक्स में आपको 50 क्वेश्चन दिए हैं और आपने 1 घंटे में करके निपटा दिया है, केमिस्ट्री के भी निपटा दिया है, तो भाई साहब आपके लिए 3 घंटे भी इनफ हैं। अगर कोई बच्चा कहता है कि साहब मैं तो पूरा होमवर्क सब कुछ एवरीथिंग करने के बाद भी मेरे पास बहुत सारा टाइम बचता है, मैं तो 4 घंटे में निपटा देता हूं सब कुछ, तो तेरे लिए 4 घंटे सफिशिएंट है भाई। सबका आईक्यू लेवल अलग अलग है मेरे भाई, सबका आईक्यू लेवल अलग अलग है, बोल हाँ कि ना। तो एक और बात, क्या हम डेली का काम डेली करेंगे ये भी बताते चले मेरे को भाई, डेली का काम डेली करेंगे ये भी मुझे बताते चले भाई। ये पहले क्लास है इसलिए मैं इतनी बात कर रहा हूं, उसके बाद मैं रोजाना इतनी बात करूंगा भाई, करूंगा, आपकी हर बात पे बात होगी, पर ये हमारी पहली क्लास है तो मुझे लगता है कि आज हमें उन सभी बातों पे चर्चा कर लेनी चाहिए मेरे भाई, जिन बातों से हमारा पूरा साल भर बहुत अच्छे से और व्यवस्थित तरीके से चले भाई।
अब अगली कहानी क्या है कि एक छोटे से डायरी ले लीजिए बेटा, एक छोटे से डायरी ले लीजिए। आपका डेली गोल आपको सेट करने के लिए एक छोटे से डायरी ले लीजिए और डेली आपको उसमें आपके गोल लिखने हैं। ये गोल क्या होता है सर? मैंने कहा दुनिया गोल है, वैसे ही पृथ्वी गोल है और ये भी गोल है। मैंने कहा नहीं, ये आपके टारगेट्स है साहब। आपने देखा होगा कोई परचूनी की दुकान वाला होता है, छोटी मोटी परचूनी की दुकान हो भाई, या कोई बड़ी दुकान हो, कोई सा भी बिजनेस होता है ना, तो उस बिजनेस का पूरा स्ट्रक्चर्ड होती है चीजें। मान लो कोई परचूनी की दुकान है तो उसको पता है कि आज पूरे दिन में उसके पास पूरा हिसाब होता है पाई पाई का, कि आज पूरे दिन में इतना मसाला बेचा है, इतनी मिर्ची बेची, इतना लहसुन बेचा है, इतना धनिया बेचा है, इतनी हमने चीजें बेची हैं। क्या उसके पास पूरा हिसाब होता है? अरे होता है कि नहीं होता है? फिर हम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं मेरे दोस्त? हम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं कि हमारे पास पूरा हिसाब ना हो भाई, कि आज के पूरे दिन साहब, मेरी बात सुनिए, सिलेक्शन क्यों नहीं होता है वो बात बता रहा हूं अब मैं, कि आज हमने साहब फिजिक्स पढ़ लिया, केमिस्ट्री पढ़ लिया, बायो पढ़ लिया सर, हाँ, और हमने लेखा जोखा लिया ही नहीं कि दिन भर हमने क्या किया। इस जर्नी के दौरान बहुत सारी कमियां हर दिन आपको अपने आप मिलेगी, पर वो कमियां आपको देखने से मिलेगी। ये जब आप डेली टारगेट बनाते चलोगे कि साहब हमने टारगेट बना लिया है क्या, कि आज फिजिक्स में ये करना है, केमिस्ट्री में ये करना है। मान लो फिजिक्स में आपने टारगेट बनाया कि साहब फिजिक्स में मैंने क्या किया, 11th फिजिक्स का एक चैप्टर मुझे करना है, एक चैप्टर मुझे करना है। हाँ सर, 12th फिजिक्स में जो चल रहा है वो कंप्लीट कर लिया क्या? मैंने डीपीपी कर ली, सर ने बोला था, सर के होमवर्क क्वेश्चन मैंने कर लिए, हाँ, फॉर्मूला मैंने याद कर लिया, अरे वाह, ये सारे हमने कर लिया। अब क्या बच गया कि साहब ये बच गया, हाँ, क्योंकि एक्चुअली क्या होगा कि जब 3-3 क्लासें जब आपकी चलेगी ना बेटा, और आपके पास कोई डायरी नहीं है टारगेट वाली जो आपको बताए कि आपने क्या क्या किया और क्या क्या नहीं किया है, तो आप क्या है फिर भूल जाओगे। तो अरे यार दिन भर तो पढ़ रहा हूं भाई। होता है ना कि आप व्यस्त रहो या अस्त व्यस्त हो, हम बहुत बिजी हैं, हम व्यस्त हैं या अस्त व्यस्त हैं, तो आपको अस्त व्यस्त रहना है या सुव्यवस्थित तरीके से व्यस्त रहना है, ये आपको डिसाइड करना है भाई, ये आपको डिसाइड करना है। क्या क्लियर है? मेरी एक एक बात आपको समझ आ रही है? बोल हाँ कि ना। क्या आपको ये बात एकदम क्लियर है कि आपको एक छोटे से डायरी में आपका टारगेट सेट करना है रोजाना का, कि साहब आज फिजिक्स में इतना पढ़ा है, केमिस्ट्री में इतना पढ़ा है, इसका होमवर्क हो गया है। आपके पास पूरा पूरा लेखा जोखा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोल हाँ कि ना। अरे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जिनके AIR 1 आती है, AIR 2 आती है, उन्होंने, उनके पास कुछ अलग से शक्तियां नहीं है भाई। उन्होंने जो काम किए डिसिप्लिन के साथ, एक व्यवस्थित तरीके से और कंसिस्टेंसी के साथ करे हैं। और सिलेक्शन एक दिन में नहीं मिलता है मेरे भाई, कि नहीं सर आज तो मैं 20 घंटे पढ़ लूंगा, आज आपने क्लास ली है सर, हाँ हाँ हाँ, कहते ना ज्यादा खाने से आप में एकदम से एनर्जी नहीं आ जाएगी, आपको कंटिन्यू वो चीजें रेगुलर खानी पड़ेगी, तब जाके चीजें होती है। अगर आपने कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाई करी ना भाई, भले आप 4 घंटे ही पढ़ो, पर आपका डेली का होमवर्क डेली हुआ है, तो आप सेलेक्ट हो भाई। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि अरे होगा कि नहीं होगा। अगर आप मेहनत करते हो, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, अगर आप मेहनत करते हो तो आपको ये भी कभी दिमाग में विचार नहीं आएंगे कि यार मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। कुछ बच्चे मेरे से पूछते हैं भाई, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर करके पूछ रहे हैं भाई कि सर मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अरे भाई मैं कैसे बता दूं यार तेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? तुझे खुद पे सेल्फ डाउट आ रहा है भाई। अब सेल्फ डाउट क्यों आ रहा है? क्योंकि उसने कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत नहीं करी। आपने देखा होगा जब आपने दिल लगा के मेहनत करी होगी ना, साला अंदर से फीलिंग आती है कि हाँ यार होगा, अब कोई नहीं रोक सकता भाई। क्लियर? अब एक और बात देखिए, इसके बाद क्या, कि ये तो आपने एक छोटे से डायरी बना ली जिसमें आपने अपने टारगेट सेट कर लिए, और साथ में आप बेटा एक शॉर्ट नोट्स भी आप हैंड रिटन बनाओगे। मेरी बात सुनिए, शॉर्ट नोट्स भी कैसे बनाओगे? हैंड रिटन बनाओगे। बच्चों की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है कि यार टीचर से ही हम हैंड रिटन नोट्स ले ले सर, पर
एक अच्छा टीचर और एक अच्छा बच्चा, उसको पता है क्या कि जितनी बार तू अपने हाथों से चीजों को लिखेगा उतना ज्यादा याद रहेगा। शॉर्ट नोट्स मान ले मैं बना के तुझे दे दूं, तू क्या करेगा भाई, पन्ने पलटेगा, देख लेगा, तुझे कितना टाइम याद रहेगा। पर अगर तूने हाथ से लिख लिख के मेहनत करके शॉर्ट नोट्स बनाए हैं ना, तुझे बार बार उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। शॉर्ट नोट्स में क्या आता है सर, फॉर्मूला आता है, हाँ सर, मैक्सिमम तो फॉर्मूला ही आता है भाई। कोई कॉन्सेप्ट आपने बहुत अच्छा सीख लिया है जो आप भूल जाओ तो वो लिख दो भाई, ये शॉर्ट नोट्स होता है। बच्चा पूछता है साहब शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, शॉर्ट नोट्स ये रहा भाई, इसमें क्या दिक्कत है। क्या ये भी क्लियर है सभी बच्चों को, बोलो हाँ कि ना। क्या मेरी एक एक बात क्लियर है। नीट में सेलेक्ट होने का एक ही मंत्र है, मैंने क्या बताया बेटा, नीट में सेलेक्ट होने का एक ही मंत्र है, कंसिस्टेंसी के साथ कंटिन्यूअस मेहनत करनी है। डेली का काम डेली करना है कंसिस्टेंसी के साथ। एक दिन 20 घंटे पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आप भले ही 4 घंटे पढ़िए पर रेगुलर पढ़िए। हमारे लिए कोई छुट्टी नहीं, ना होली है, ना दिवाली है, ना दशहरा है। अब हमारे लिए एक ही दिन है जिस दिन हम जश्न मनाएंगे नीट रिजल्ट पर, यह आपको पता होना चाहिए। मुझे लगता है कि अब आपका कोई डाउट नहीं रहा होगा। आपका 11th वेस्ट है तब भी आपका कोई डाउट नहीं रहा होगा। तू मेहनत करने के लिए तैयार है तो अपने आप पहले अपनी मनस्थिति को बदल ले भाई। पहले अपने आप को समझा ले कि हाँ मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं। कोई फर्क नहीं पड़ता तेरा 11th बर्बाद है कि 10th बर्बाद है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग तुम्हें हर दिन गाइड करेंगे कि 11th को कैसे तैयार करना है, साथ साथ लेकर चलेंगे 11th को भाई। पर करना किसको है, करना किसको है तुम्हें। अगर मेरे से कोई कहे कि साहब मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्या मैं सबका सिलेक्शन करा दूंगा। कोई टीचर कभी जीवन में किसी का सिलेक्शन नहीं कराता है। क्या बात कर रहे हो सर, हम तो यही सोच के आए थे आपकी क्लास में कि आपके पढ़ाने से तो सिलेक्शन हो जाता है। आपने तो बहुत सारे लोगों को सेलेक्ट किया है। मैंने कभी ये चीज क्लेम करी नहीं। मैंने कभी ये क्लेम नहीं करी है कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा मैंने सेलेक्ट कराया है ना। मैंने सिर्फ मेंटर किया है, मैंने उसको गाइड किया है, मैंने उसको रास्ता बताया भाई कि भाई तो ऐसे ऐसे चलेगा, हाँ तो पहुंच जाएगा। और उसने अगर मेरी बात मानी है और वो पहुंच गया है, उसने मुझे, उसको लगा कि नहीं सर को क्रेडिट देना चाहिए, दिया। तेरा सिलेक्शन होगा ना तब भी उसका 100% जिम्मेदार मैं तुझे ही मानूंगा। अब वो तेरा प्रेम है, तेरा प्यार है कि उसका जिम्मेदारी में कुछ ना कुछ हिस्सा तू मुझे दे दे, वो अलग बात है भाई। तेरा सिलेक्शन होना नहीं होना सब कुछ टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आपके मेहनत है, आपका सिलेक्शन है भाई। हम क्या है, डूबे हुए को तिनके का सहारा है बेटा। कोई डूब रहा होता है ना, उसको तिनके का भी सहारा मिल जाता है ना भाई। बस उतना सा हमारा किरदार है, उतना सा हमारा रोल होता है बेटा। एकदम सच्चाई बात बता रहा हूं भाई। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं अब हम पढ़ना। मुझे लगता है आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब तुझे डिसाइड करना है कि तुझे इस साल डॉक्टर बनना है, अगले साल बनना है। अगर इसी साल बनना है तो आज से लग जा, तुझे कसम है नीट की कि आज के बाद तेरे जीवन में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। तेरा पहला प्यार तो मुझे नहीं पता, पर ये जो तेरा दूसरा प्यार है ना, वो क्या है, वो नीट है। पहला भी हो सकता है भाई बहुत से लोगों का, है ना, वो अलग बात है। पहला प्यार घर वाले भी होते हैं भाई, जरूर नहीं तो उसी के ऊपर चला जाए कि नहीं मेरा पहला प्यार तो बुरा मान जाएगी, फिर कहेगी मेरे बाबू ने खाना खाया, ये कौन पूछेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, पूछेगी, वो भी पूछेगी, उसको भी वो अपने आप पूछेगी। डॉक्टर बन जाएगा तब कितनी पूछने आ जाएगी, कितनों के बाबू बन जाएगा बेटा फिर तू। पर अभी सिर्फ इस पे फोकस करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी बेटा। क्लास 12th फिजिक्स में पहला चैप्टर आपका जो होता है वो है स्थिर वैद्युतिकी। मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी आपका पहला चैप्टर है। और स्थिर वैद्युतिकी में अगर हम बात करें कि ये जो स्थिर वैद्युतिकी है सर, क्या है बेटा स्थिर वैद्युतिकी, ये क्या चीज है सर। मैंने कहा अगर आप इसका संधि विच्छेद करो भाई तो स्थिर का मतलब क्या होता है, बोलता चल। कॉपी पेन नीचे सामने देख, पेन मत चलाना, निपट जाएगा।
जब तक नहीं बोलूं पेन कोई नहीं चलाएगा, मेरे क्लास में कोई पेन नहीं चलाएगा जब तक नहीं बोलूं। ऐसा नहीं मैं इधर समझा रहा हूं, इधर छाप रहा है बेटा। मैं तुझे क्लास की चीजें क्लास में रिवाइज करा दूंगा, फिर कह रहा हूं क्लास की चीजें क्लास में याद करवा दूंगा, तुझे घर जाके सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना, पर मेरी बात माननी पड़ेगी। स्थिर मतलब है भाई रुका हुआ, क्या है? रुका हुआ। अच्छा सर। और वैद्युतिकी का मतलब है आवेश से संबंधित। किससे संबंधित? आवेश से संबंधित। आवेश से संबंधित। अब मैं आपसे यह कहूं कि यार ये आवेश क्या होता है? संबंधित। यानी कि इस पूरे चैप्टर में हम किसका अध्ययन करेंगे? स्थिर वैद्युतिकी के अंदर हम रुके हुए आवेशों का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे मेरे भाई? रुके हुए आवेशों का अध्ययन करेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि ये मोबाइल है और ये पेन को मान लो आप आवेश मान लो, क्या ये रुका हुआ है? हाँ सर। क्या ये रुका हुआ है? मैंने कहा हाँ ये रुका हुआ है सर। अच्छा, रुके हुए आवेशों का अध्ययन करेंगे। आपके दिल में ख्याल आया यार ये आवेश क्या है? ये क्या चीज है? क्या बला है भाई? ये आवेश क्या है भाई? आवेश क्या है? चार्ज क्या है सर? आपसे कोई ये कहे कि साहब ये आवेश क्या है भाई? आपसे कोई ये कहे कि आवेश क्या है? आवेश क्या है भाई? कोई बताएगा मुझे चार्ज क्या होता है? आवेश क्या होता है? चार्ज। चार्ज होता क्या है बेटा? कोई मुझे बताएगा क्या कि आवेश क्या चीज है भाई? आवेश है क्या? क्या किसी ने देखा क्या? ओ भाई वो रहा, देखा है तुमने आवेश? अरे देखा है क्या? नहीं देखा सर। तो फिर क्या है? सर देखा नहीं है पर फील किया है। देखा नहीं है पर फील किया है। फील किया है आपने कभी? नहीं किया। मेरी बात सुन, चुंबक से खेला है कभी? चुंबक से? हाँ सर खेला हूं। कोई दो चुंबक होते हैं, वो आकर्षित भी करती है और प्रतिकर्षित भी करती है, दूर दूर पर ही। ऐसा थोड़े दो रस्सियां बांध देते दोनों के बीच में और फिर क्या है कि वो रस्सियों की वजह से आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लग रहा है? नहीं सर। तो आवेश के बारे में क्या कहा गया भाई कि आवेश किसी वस्तु का गुण है। गुण। अब क्या गुण है भाई? कि अगर उसके पास आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। ध्यान से सुनिएगा, आवेश किसी भी वस्तु का गुण है। किसी वस्तु का गुण है। आवेश किसी वस्तु का गुण है बेटा। क्या है? गुण है। जिसके कारण बेटा ध्यान से सुन ले, जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र, अब ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, वैद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र। क्या बेटे? वैद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्षेत्र उत्पन्न होता है। अच्छा सर, उत्पन्न होता है। अगर किसी के पास आवेश है, हाँ, तो वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न हो सकता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो सकता है। अच्छा सर। मैंने कहा हाँ। ऐसा? मैंने कहा हाँ। सोडियम का परमाणु, कोई भी परमाणु के बारे में अगर हम बात करें, बेटा ध्यान से सुनना, एटम के बारे में अगर हम बात करें, किसी भी एटम के बारे में बात करें, मान लो ये 11Na23 है। अरे यही होता है क्या सोडियम का परमाणु? हाँ कि ना? किसी भी परमाणु के बारे में अगर हम बात करें कि साहब ये सोडियम का परमाणु है, किसका परमाणु है? सोडियम का परमाणु है। किसी भी परमाणु के बारे में अगर हम बात करें क्या कि साहब क्या सोडियम के परमाणु में 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं? सोडियम के परमाणु में 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बेटा मेरी बात ध्यान से सुन ले, क्या परमाणु के पास आवेश है? मेरी बात ध्यान से सुनना, किसी भी परमाणु की बात कर ले, कोई से भी। मैंने सोडियम का परमाणु लिया, इसके पास 11 प्रोटॉन है 11 इलेक्ट्रॉन है। क्या इसके पास आवेश है? क्या इसके पास चार्ज है? क्या बेटे? ए बेटे, क्या इसके पास आवेश है? इसके पास आवेश है या नहीं है? आवेश है या नहीं है सर? सर ऐसे कैसे नहीं है? 11 प्रोटॉन है 11 इलेक्ट्रॉन है भाई साहब, इसका कुल आवेश 0 है। आवेश 0 नहीं है, कुल आवेश 0 है। क्या बात कर रहे हो? फिर आवेश का हमें पता कैसे चलेगा? मैंने कहा ध्यान से सुन, कुल आवेश 0 है सर। क्या है? कुल आवेश 0 है सर।
11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन यानी कि 0। यानी कि अगर कोई वस्तु उदासीन है, क्या है? उदासीन है, न्यूट्रल है। क्या है? उदासीन है, न्यूट्रल है। उदासीन का क्या मतलब है? कोई परमाणु अगर उदासीन है तो उसका कुल आवेश क्या है बेटा? 0 है। उदासीन का मतलब क्या है बेटा? कुल आवेश कितना है? 0 है। जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, बोलो हाँ कि ना? जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आई है? हाँ या ना? अब किसी भी वस्तु के पास अगर आवेश है तो होता क्या है कि भाई साहब आवेश के कारण क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। देख कैसे? मैंने कहा यार आवेश दो प्रकार के होते हैं, ये तो तू जानता ही होगा। आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते, प्रकाश के नहीं होते, प्रकार के होते हैं। बेटा ध्यान से सुनता जा। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है पॉजिटिव। क्या होता है बेटा? एक पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। अच्छा, प्रोटॉन को हमने क्या लिया भाई? पॉजिटिव लिया। और इलेक्ट्रॉन को हमने क्या लिया बेटा? नेगेटिव लिया। अरे सब जानते हैं क्या? प्रोटॉन को क्या लिया बेटा? पॉजिटिव लिया। और इलेक्ट्रॉन को क्या लिया बेटा? नेगेटिव लिया। मैं अगर आपसे ये कहूं प्रोटॉन को ही पॉजिटिव क्यों लिया, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव क्यों लिया भाई? बता क्यों क्यों लिया बेटा? ये तो बता भाई। हम प्रोटॉन को ही पॉजिटिव क्यों लेते हैं और इलेक्ट्रॉन को ही नेगेटिव क्यों लेते हैं? सर उसके माथे में लिखा होता है, यहाँ पे प्लस साइन बना होता है, इसलिए हम पॉजिटिव लेते हैं। और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तुम्हारे चूटे भरता है क्या? है? इलेक्ट्रॉन हमें घटा देता है सर, माइनस है इसलिए नेगेटिव लेते हैं। ऐसा? मैंने कहा सुन ध्यान से, सिंपल सा लॉजिक है भाई। जब इन चीजों के बारे में बात हो रही थी, किसी भी परमाणु में कुल आवेश कितना होता है? इसमें Q1 और Q2 है। हाँ, क्या Q1 और Q2 है? Q1 प्रोटॉन है, Q2 इलेक्ट्रॉन है। हमें नहीं पता कि साहब क्या है, कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव। ध्यान से सुन ले, हमें नहीं पता कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव, पर हमें एक बात पता है कि इसका कुल आवेश कितना है बेटा? कुल आवेश 0 है। क्या Q1 प्लस Q2 बराबर क्या है? 0 है। तो क्या Q1 बराबर माइनस Q2 होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? किसी भी परमाणु के बारे में हमें यह पता है, किसी भी परमाणु के बारे में हमें पता है कि उसका कुल आवेश क्या होता है? 0। हाँ, तो क्या एक आवेश को ऋणात्मक होना पड़ेगा? अरे हाँ कि ना? उदासीन होने के जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करने के लिए दोनों में से एक को तो ऋणावेशित होना ही पड़ेगा। तो हमने इन दोनों को पास बुलाया कि पास आओ ना। फिर क्या हुआ? हमने प्रोटॉन को लाड करके समझाया, ये बेटे तुझे रहना है नाभिक में, ऐसा तो तू पॉजिटिव बन जाएगा क्या? फिर हमने इलेक्ट्रॉन को कहा, ए बेटे तुझे घूमना है, तू नेगेटिव बन जाएगा क्या? ऐसा कोई सोच रहा है तो सोचना मत बेटा। जिन्होंने ये थ्योरी बनाई भाई, उनको पता चल गया कि साहब एक को तो नेगेटिव होना पड़ेगा, तो उन्होंने प्रोटॉन को पॉजिटिव नाम दे दिया और इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव नाम दे दिया बेटा। और आज दिन तक हम वही पढ़ रहे हैं। अगर उस टाइम पे कोई प्रोटॉन को नेगेटिव बोल जाता और इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव, सॉरी प्रोटॉन को नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव बोल जाता तो हम वो पढ़ रहे होते। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव माना गया है, प्रोटॉन पॉजिटिव माना गया है। क्या मेरी बात समझ में आ गई है भाई? बोलो हाँ कि ना? क्यों? आवेश है बेटा, आवेश। क्यों क्या है? आवेश है बेटा। क्या मेरी बात समझ में आई है सबको? बोलो हाँ या ना? क्या एकदम क्लियर है बेटा? ये प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते, छोटी छोटी बातें हम सीखते हैं। आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? क्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्यू से प्रदर्शित करते हैं बेटा। बिल्कुल एकदम 0 से उठाया जाएगा, सड़क से उठा के डॉक्टर बना देंगे मेरे भाई, वो खेला चला रहा हूं। बिल्कुल एकदम 0 से उठाएंगे। तू कहता है 11th वेस्ट है, काय फर्क पड़ता है भैया, इधर सब कुछ पढ़ाया जाएगा तेरे को। लॉर्ड मतलब भाई एक एक चीज पढ़ाई जाएगी बेटे। क्यों से प्रदर्शित करते हैं? मैंने कहा अच्छा एक मूलभूत नियम है आवेशों के लिए। मूलभूत नियम क्या है भाई आवेशों के लिए? कोई बताएगा क्या? मूलभूत नियम, फंडामेंटल जो लॉ है, मूलभूत नियम।
समान आवेश के बारे में अगर मैं बात करूं, पॉजिटिव पॉजिटिव यस और नेगेटिव नेगेटिव, प्यार है या दुश्मनी है? सर ये दुश्मनी है, दुश्मन है एक दूसरे के, प्रतिकर्षण बल लगता है। कौन सा लगता है बेटा? प्रतिकर्षण बल लगता है। कौन सा बल? प्रतिकर्षण बल। और अगर पॉजिटिव नेगेटिव है या नेगेटिव पॉजिटिव है, विपरीत प्रकृति में क्या आकर्षण बल लगता है? क्या है? आकर्षण बल लगता है। प्यार है, प्यार। क्या है बेटा? प्यार है। समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश प्यार करते हैं। ये बंधन तो, मैंने कहा वही नहीं है बेटे, अभी और सुन। अगर मैं आपसे कहूं क्या कि एक आवेशित वस्तु और एक निरावेशित वस्तु, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुन बेटे, कमाल कमाल के छोटे छोटे बातें। एक आवेशित वस्तु, हाँ सर, और एक निरावेशित वस्तु, निरावेशित वस्तु, कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल? वस्तु में लगने वाला बल, लगने वाला बल। क्या कोई बल लगता है क्या आवेशित वस्तु और निरावेशित वस्तु में? अरे लगता है क्या? आवेशित और निरावेशित वस्तुओं में कोई बल लग सकता है क्या बेटा? अरे लग सकता है क्या? आपने खेला खेला है कभी बचपन में? स्केल को ऐसे माथे में रगड़ा हो, कागज के टुकड़ों के पास लेकर गया हो? अरे गया है क्या? आकर्षण का बल लगा होगा, चिपक गए होंगे। बोल हाँ कि ना, हाँ या ना। पर तुझे नहीं पता था यार ये फिजिक्स क्या है, कि हम तो ऐसे ऐसे करते थे और ऐसे ऐसे चिपका लेते थे। सर बोलो हाँ या ना। आपने वो प्रकार आता था, प्रकार एक, उसको ऐसे पेन के ऊपर ऐसे रखकर फिर हम क्या करते थे, ऐसे ऐसे रगड़ के और इसको चारों तरफ ऐसे चक्री घुमाते थे। कितने जनों ने ये खेल खेला है भाई? कितने जनों ने ये खेल खेला है, चक्री घुमाने वाला? और उस टाइम पे हमें पता नहीं चलता था भाई कि ये क्या खेला हो रहा है भाई। तो ये क्या था? जब आपने इसको ऐसे ऐसे रगड़ा तो ये आवेशित हो गई, घर्षण विधि से आवेशित हो गई। अभी पढ़ेंगे हम, सीखेंगे इसको। और वो जो कागज के टुकड़े थे बेटा, वो निरावेशित थे। कैसे थे? निरावेशित थे। कौन सा बल लगता है? आकर्षण बल लगता है। कंपास वाला खेल आपने खेला होगा, मुझे लगता है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। बोलो हाँ या ना। अरे आया है क्या? किन किन को बात समझ में आ रही है? बकरी बन जा फटाफट से, बोल भाई। हाँ, कौन सा बल लगता है? आकर्षण बल लगता है। भाई साहब जीवन में ऐसा नहीं होता है, जीवन में ऐसा नहीं होता है। क्यों होता है? हो सकता है भाई, पता नहीं, अपवाद थोड़ी है। आकर्षण बल लगता है। आवेशित वस्तु चाहे वो धनावेशित हो ऋणावेशित हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको निरावेशित वस्तु के पास ले जाएंगे तो क्या लगेगा बेटा? आकर्षण का बल लगेगा। बहुत छोटी छोटी बातें पढ़ा रहा हूं भाई, अभी कोई बड़ी बात पढ़ाई नहीं है। अच्छा सर, और बातें हम करते हैं। मैंने कहा उससे पहले आप थोड़ा सा कॉपी कर लो भाई, थोड़ा सा कॉपी कर लेंगे भाई सारे बच्चे फटाफट से। अपनी क्लास ऐसे ही चलेगी पूरे साल भर। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने कहा कि बेटा जब आपको समझाऊं तब मैं कॉपी नहीं करने दूंगा। अगर तो क्लास में मेरे समझाते टाइम कॉपी कर रहा है तो दुनिया का सबसे मूर्ख प्राणी है। तो यहां छापने नहीं आया है, किताबें तो रद्दी के भाव बिक जाएगी भाई, जो सीखा है वही काम आएगा। कॉपी कर ले भाई, हेडिंग लगा स्थिर वैद्युतिकी और इसके नीचे लिख ले रुका हुआ, और ये आवेश से संबंधित, रुका हुआ आवेश से संबंधित। इस पूरे चैप्टर में हम रुके हुए आवेशों का अध्ययन करेंगे मेरे भाई। फिर मैंने कहा अगला ये आवेश के बारे में कि आवेश क्या है। आवेश किसी वस्तु का वह गुण है, तेरे सामने लिखा हुआ है, जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये कोई परमाणु है जो क्या है कि साहब उदासीन है। परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। मान लो ये सोडियम का परमाणु तो 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, तो इसका कुल आवेश क्या है? 0। यानी कि अगर किसी का कोई उदासीन है परमाणु तो इसका मतलब कुल आवेश 0 है। क्या 0 है बेटा? कुल आवेश 0 है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। कॉपी हो गया क्या? ये डन है? अरे डन है, डन डना डन। अरे हाँ कि ना? पेन चला बेटे, अब पेन चला, हो गया। आगे बढ़ते हैं और छोटी छोटी बातें सीखते हैं हम। बहुत छोटी छोटी बातों से मैंने स्टार्ट किया है भाई। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, लिखता चल, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन।
एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। मैं बोलता भी चल रहा हूं भाई, करता चल फटाफट फटाफट। हाँ, अध्याय एकदम बढ़िया है बेटा, है ना। हाँ, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। मूलभूत नियम, फंडामेंटल लॉ क्या है भाई इसका, कि समान आवेश प्रतिकर्षित करते, विपरीत आवेश आकर्षित करते। प्रेम, ऐसा का ऐसा लिख दे भाई, ऐसा का ऐसा लिख दे। अरे बोलता चल भाई, हुआ है क्या, कॉपी हो गया है, ए हुआ क्या, अरे हो गया तेरा, नहीं हुआ, अभी करेंगे बेटा। ले अगला, आवेशित वस्तु, एक क्वेश्चन है ये। आवेशित वस्तु व निरावेशित वस्तु पर लगने वाला बल, आवेशित वस्तु व निरावेशित वस्तु पर लगने वाला बल क्या होगा, आकर्षण बल। अरे हो गया क्या, कॉपी हो गया है, कॉपी हो गया है क्या, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं भाई, इसी के साथ हम अब बात करते हैं इसके छोटी छोटी बातें। आवेश का मात्रक क्या होता है सर, आवेश का मात्रक, मैंने कहा आवेश का मात्रक के बारे में कोई बताएगा बेटा मुझे, आवेश का मात्रक। सर आप भूल गए क्या, मैंने कहा यार तुम बता दो भाई, बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं मेरी क्लास में। आवेश का मात्रक क्या होता है साहब, जो सबसे ज्यादा काम आएगा, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम होता है। कूलाम होता है, स्टेट कूलाम होता है, फेराडे होता है, बहुत सारे मात्रक होते हैं, पर हमारे सबसे ज्यादा काम आएगा क्या, कूलाम होता है। अच्छा सर, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश सदिश राशि है या अदिश राशि है, आवेश सदिश राशि है या अदिश राशि है, कोई बताएगा मुझे। चार्ज जब वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी, क्या आवेश के पास कोई दिशा होती है, बिल्कुल नहीं होती सर। अगर आपसे कहो 2 कूलाम है 4 कूलाम है तो इनका बीज गणितीय योग होगा, 2 + 4 डायरेक्ट 6 लिख देगा। आवेश कैसी राशि है बेटा, अदिश राशि है। कैसी राशि है मेरे भाई, अदिश राशि है सर। कौन सी राशि है, अदिश राशि है। अच्छा, ये स्टार वाली बातें हैं बेटा। फिर मैं आपसे कहूं आवेश का न्यूनतम मान, अगर कोई बता दे भैया मैं मान जाऊंगा। आवेश का न्यूनतम मान कितना होता है, आवेश का न्यूनतम मान कितना होता है, आवेश का न्यूनतम मान कितना होता है, आवेश का न्यूनतम मान, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज कितना है, आवेश का न्यूनतम मान कितना है रे, नहीं पता क्या, आवेश का न्यूनतम मान कितना होता है, जीलो होता है ना बेटा, है ना बेटा, जीलो। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, जीलो होता है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत आगे जाएगा तू मेरे भाई। आवेश का न्यूनतम मान होता है 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। आदमी क्या है यार, तो पजामा है। आवेश का न्यूनतम मान है Q बराबर E, Q बराबर E, और E है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। आवेश का न्यूनतम मान 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, आवेश का न्यूनतम मान 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। सर हमने तो इससे भी कम पढ़ा है सर, आप नहीं बताओगे, पर सर उसको मैंने कहा मैं बता दूंगा भाई। इससे भी छोटा आवेश खोजा जा चुका है, क्वार्क और मेसोन, ±2e/3 और e/3 प्लस माइनस। स्टाइल मारने के लिए बता सकता हूं बेटा कि इससे भी छोटा आवेश मुझे आता है, पर हमारे लिए सबसे छोटा आवेश क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। हमारे लिए सबसे छोटा आवेश क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। और ई का मान कितना है भाई, 1 इलेक्ट्रॉन है हमारे लिए, और ई का मान क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो हाँ कि ना। अरे आया है क्या, आवेश का सबसे छोटा मान 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और छोटे छोटे बात करते हैं हम। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर प्रोटॉन पर एक प्रोटॉन पर आवेश बता कितना, क्या मैं लिख सकता हूं आवेश ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ आवेश ऑफ इलेक्ट्रॉन, अरे हाँ कि ना।
इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश का परिमाण बराबर होता है, प्रकृति अलग होती है। बोल हाँ कि ना। जितना आवेश प्रोटॉन पे उतना ही इलेक्ट्रॉन पे होगा। प्रोटॉन पर अगर प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है और इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको आता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान बता बेटे, प्रोटॉन का द्रव्यमान बताएगा कोई मुझे। द्रव्यमान प्रोटॉन का मास ऑफ प्रोटॉन होता है बेटा कितना, 1.6 इंटू 6 कर ले भाई, इंटू 10⁻⁻27 केजे। क्या ये बराबर होता है लगभग न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के? मास ऑफ न्यूट्रॉन भी यही होता है। बोलता चल भाई फटाफट फटाफट। अगर मैं इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात करूं, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या बेटे, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। कौन ज्यादा भारी है और कौन हल्का है भाई? इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है भाई, 10⁻31। अरे हाँ या ना? क्लियर है? सबको याद था मेरे भाई? कॉपी कर ले फटाफट से। ये छोटी छोटी बातें हैं जो कभी कभी लंबी हो जाती है बेटा, ये छोटी छोटी बातें जो जीवन में लंबी हो जाती है, जिनकी वजह से आप भी लंबे हो सकते हो बेटा। क्या बात कर रहे हो सर, फ्री में लंबे कर दोगे? मैंने कहा यस। हाँ, नीट की तैयारी लंबी हो जाएगी बेटे, जल्दी करे। हाँ, कॉपी कर ले भाई फटाफट, कॉपी कर ले। और क्लास में याद करता चल भाई, क्लास में याद करता चल, क्लास में याद करता चल। आया है क्या? आया है क्या? अरे भाई आज पहली क्लास है, ये यूट्यूब पे चलेगी, कल से ऐप पे क्लासेस चलेगी आपकी। क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब मैं अगर आपसे ये कहूं मेरे भाई कि क्या, मैंने कहा ध्यान से सुनना, ये सोडियम का परमाणु है हमारे पास बेटे, ध्यान से सुनिएगा रे। ये किसका परमाणु है? सोडियम का। क्या इसमें 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है? हाँ, क्या इसमें 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन है? बता इसके पास आवेश कितना है, कुल आवेश कितना है इसका, कुल आवेश कितना है? कुल आवेश है साहब इसका 0। 11 माइनस 11 कितना? 0 है। ये तो उदासीन है सर। क्या प्रोटॉन को बाहर निकाला जा सकता है? नहीं सर, वो नाभिक में पाया जाता है। क्या इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा सकता है? हाँ सर। मैंने कहा कैसे निकालेगा, उसकी विधियां होती है, बाहर निकालने की अलग बात है, पर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा सकता है, इलेक्ट्रॉन जोड़ा भी जा सकता है। अच्छा, तो आपने कुछ कुछ किया, क्या किया? कुछ कुछ किया, और कुछ कुछ करने से कुछ कुछ हुआ। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा आपने क्या किया भाई, 11 प्रोटॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे और एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया। एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर क्या हुआ भाई मेरे? मैंने कहा जैसे एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो बता क्या होगा। एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे सर तो देखो क्या हुआ। मैंने कहा क्या हुआ रे? सर प्रोटॉन तो 11 है पर 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। प्रोटॉन तो 11 है पर क्या इलेक्ट्रॉन 12 हो गए? हाँ, तो बता, अब बता कुल आवेश, अब बता कुल आवेश कितना आएगा बेटे, कुल आवेश कितना आएगा? मैंने कहा कुल आवेश आएगा 11 माइनस 12, क्या माइनस का 1 आ गया है? हाँ, क्या ये ऋणावेशित हो गया है? हाँ या ना? क्या ये ऋणावेशित हो गया? क्या इसके पास आवेश आ गया है? हाँ, क्या ये आवेशित हो गया है? हाँ सर, ये तो ऋणावेशित हो गया है सर। क्या हो गया है? ऋणावेशित हो गया है, ऋणावेशित हो गया है। अच्छा, मैंने आपसे कहा कि यार तुमने जोड़ा मैं निकाल लूंगा, तुमने जोड़ा मैं निकाल लूंगा। मैंने कहा क्या निकालने वाले हो सर आप? मैंने कहा रुक तो जा, आजा बेटे आजा, आजा मेरे सर्कल में आजा। देख कैसे कि साहब 11 प्रोटॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे, मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। निकालने पर का हुई बाबू? मैंने कहा एक इलेक्ट्रॉन जैसे निकाले ना भैया, का हुई?
मैंने कहा भैया 11 प्रोटॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। अरे हाँ कि ना? हाँ सर। तो मैं आपसे ये कहूं भाई कि कुल आवेश बता, क्या 11 माइनस 10 करेगा तो क्या प्लस का 1 आ जाएगा? हाँ सर, इलेक्ट्रॉन निकालने पे धनावेशित हो गया है। क्या हो गया है? धनावेशित हो गया है, धनावेशित हो गया। अब सामने देख, मेरी तरफ नहीं, बोर्ड की तरफ देख बेटा, इधर देख, आप ध्यान से देखो। 3 एग्जाम्पल आपके पास है कि अगर किसी वस्तु को आवेशित करना है, यानी कि उसके पास आवेशित होने का क्या मतलब है? इसको आवेशित करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा या निकालना पड़ेगा। बोल हाँ कि ना? किसी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन जोड़ने या निकालने की प्रक्रिया को आवेशित करना कहते हैं। आपसे कोई कहे कि आवेशित करने से आप क्या समझते हो? किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन जोड़ने या निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? आवेशित करना कहते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं तो ऋणावेशित हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा और निकलेगा बेटा, प्रोटॉन नहीं निकलेगा। मैं तेरे को इलेक्ट्रॉन दे दूं, तू क्या हो जाएगा? नेगेटिव। मैं तेरे अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल लूं, तू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अरे हाँ कि ना? जब इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो ऋणावेशित हो जाती है और जब निकाला जाता है तो धनावेशित हो जाती है। क्या तुझे मेरी बात समझ में आई है? क्या तुझे मेरे बात समझ में आई है? आई है क्या? एक बार ये एग्जाम्पल कॉपी कर फटाफट, फिर इसकी थ्योरी लिखते हैं हम। आया है? पक्की बात है, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको समझ नहीं आ रहा है भाई? स्पीड तेज लग रही है ना बेटे? लग रही है? कॉपी कर। जल्दी करें भाई, जल्दी करें, कॉपी करें भाई। और पूरे क्लास मेरी बात सुनिएगा। मैंने पिछले साल भी पढ़ाया, उससे पिछले साल भी पढ़ाया, उससे पिछले साल भी पढ़ाया, उससे पिछले साल भी पढ़ाया और उससे पिछले साल भी पढ़ाया, पिछले से पिछले से पिछले। लगभग मुझे 11 साल हो गए पढ़ाते हुए। मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं भाई। मेरे क्लास में आपको कभी भी जब मैं समझा रहा हूं तब नोट्स कॉपी नहीं करना है। मैं आपको प्रॉपर टाइम दूंगा कॉपी करने का, और इसीलिए मैं बोलता हूं कि बेटा क्लास में याद करवा दूंगा। और वो तभी पॉसिबल होगा जब तेरा ध्यान होगा। तो मेरी क्लास में छापने आएगा तो एट द एंड तो यही बोलेगा, अरे सर कुछ समझ नहीं आया। समझ कैसे आएगा बेटा? जब मास्टर समझा रहा था तब तू कॉपी कर रहा था भाई। इसलिए कॉपी कर भाई, कॉपी कर भाई, कॉपी कर। कॉपी कर रे? कर लिया सर? मैंने कहा देख भाई देख, आजा। मैं कॉपी हो गया क्या? अरे कॉपी हो गया है, कॉपी हो गया है क्या? ए कॉपी हो गया है क्या? अरे कॉपी हो गया है क्या? हो गया? बड़े आगे। तो दोनों पढ़ ले बेटा, ऑफलाइन पढ़ ले ऑनलाइन पढ़ ले, एडमिशन करा दिया तो। कॉपी हो गया है? हाँ। अब हेडिंग डालेंगे आवेशित करना। क्या डालेंगे? आवेशित करना। आवेशित करना। आवेशित करने से आप क्या समझते हो? किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन जोड़ने या निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आवेशित करना कहते हैं। चार्जिंग क्या होता है? चार्जिंग क्या होता है? किसी वस्तु में, साथ साथ लिख सकते हो क्योंकि ये पढ़ा चुका हूं, किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन जोड़ने व निकालने की प्रक्रिया को, इलेक्ट्रॉन जोड़ने व निकालने की प्रक्रिया को क्या बेटे? निकालने की प्रक्रिया को, आवेशित करना कहते हैं। अरे क्या कहते हैं? आवेशित करना कहते हैं, आवेशित करना कहते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो क्या हो जाती है? ऋणावेशित हो जाती है। इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर, साथ साथ लिख सकता है बेटा क्योंकि ये पढ़ चुके हैं हम।
इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ऋणावेशित हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। ज्योति नहीं है, जाती है रे, ऋणावेशित हो जाती है। और इलेक्ट्रॉन निकालने पर बेटे, इलेक्ट्रॉन निकाल देगा ना बेटा, अगर तूने तेरे अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, बोल क्या होगा तेरे साथ, क्या होगा, क्या होगा। इंग्लिश में भी लिख देंगे भाई, चार्जिंग ऑफ बॉडी लेविट, इंग्लिश में भी मैं लिखता चलूंगा, डोंट वरी। इलेक्ट्रॉन निकालने पर क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई शंका, लघु शंका है क्या भाई, हाँ या ना, क्लियर है, लिख लिया है, साथ साथ लिख सकता है क्योंकि ये पढ़ चुके थे हम। इलेक्ट्रॉन निकालने पर धनावेशित हो जाते हैं। अब एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन है मेरे भाई की, क्या कि मैं आपसे अगर ये पूछ लूं कि पूछ लो सर क्या पूछना चाहते हो आप, मैंने कहा अगर मैं आपसे कहूं कि कोई वस्तु ऋणावेशित है, इसका क्या मतलब है, क्या उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, ऋणावेशित होने का क्या मतलब है, ऋणावेशित होने का क्या मतलब है, क्या उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, हाँ सर, और धनावेशित होने का क्या मतलब है, क्या उसमें प्रोटॉन कम है। ऋणावेशित होने का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, हाँ या ना। ऋणावेशित होने का मतलब, देख देख देख, ऋणावेशित होने का मतलब, ऋणावेशित मतलब इलेक्ट्रॉन के अधिकता, हाँ, ऋणावेशित मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, मैंने कहा हाँ। और धनावेशित होने का क्या मतलब है बेटा, धनावेशित होने का क्या मतलब है, धनावेशित होने का मतलब बता दे मुझे, क्या बेटे, धनावेशित होने का मतलब बता दे बेटा मुझे, धनावेशित होने का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है या प्रोटॉन की अधिकता है, इलेक्ट्रॉन की कमी है या प्रोटॉन की अधिकता है। ऑप्शन दे देता हूं मैं, ऑप्शन ए है बेटा इलेक्ट्रॉन की कमी, ऑप्शन बी है प्रोटॉन की अधिकता, बता क्या होगा, बता क्या होगा, बताना। पोल कराता हूं बेटे, पोल कराता हूं, ए और बी दो ही ऑप्शन है, चैट में ए और बी टाइप कर सकता है तू भाई, हाँ 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 हाँ, बोल क्या आया है। बच्चा अपना एक मिसकंसेप्शन बना के चलता है मेरे भाई कि अगर वस्तु ऋणावेशित है तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई समस्या नहीं है, पर धनावेशित में वो गड़बड़ कर देता है भाई, कि धनावेशित मतलब धनावेश ज्यादा होगा, है ना बेटा, धनावेश ज्यादा होगा सर, अच्छा ऐसा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, धनावेशित इलेक्ट्रॉन निकालने से हुई है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, अबे धनावेश तो उतना ही था उसमें, धनावेशित होने का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये मत पाल लेना अपने दिमाग में, आंसर है ए। पोल चला ही नहीं भाई, कोई बात नहीं, क्या मेरी बात समझ में आई है, इलेक्ट्रॉन निकालने पे धनावेशित हो जाती है, बोल हाँ कि ना, हाँ या ना, यस और नो बेटे, ए मिट्टी आया क्या, आया बेटे, यानी कि धनावेश होना मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। अच्छा, जब किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो क्या उसका द्रव्यमान बदलता है, ध्यान से सुनना, छोटे छोटे क्वेश्चन में आपसे पूछता हूं, आवेशित करने पर द्रव्यमान बदलता है क्या, आवेशित करने पर, आवेशित करने पर द्रव्यमान बदलता है क्या, द्रव्यमान बदलता है क्या, द्रव्यमान बदलता है क्या, द्रव्यमान बदलता है क्या, अरे हाँ कि ना, किसी वस्तु को आवेशित करने पे क्या द्रव्यमान बदलेगा, यस, अगर आवेश है तो क्या द्रव्यमान होगा ही होगा, हाँ, आवेशित है, आवेशित होने का मतलब कि साहब या तो धनावेशित या ऋणावेशित है, आवेश के पास क्या द्रव्यमान होता है, हाँ सर, भाई इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, आवेशित करने पे द्रव्यमान बदलता है, अगर ऋणावेशित होगे क्या द्रव्यमान बदलता है, हाँ, या तो इलेक्ट्रॉन कम होंगे या ज्यादा होंगे, हाँ, तो द्रव्यमान बदलेगा भाई, हाँ हाँ हाँ
हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ। तो बेटे अगला पूछा, ऋणावेशित करने पर, ऋणावेशित करने पर, ऋणावेशित करने पर द्रव्यमान बढ़ेगा कि घटेगा? ऋणावेशित करने पर द्रव्यमान बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा या घटेगा? बोलता चल बेटे, छोटी छोटी बातें हैं। ऋणावेशित करने पर द्रव्यमान बढ़ेगा कि घटेगा? अक्ल से बोल, सामने देख, मेरी तरफ नहीं गधे, बोर्ड की तरफ देख, बकरी बना दूंगा अभी। हाँ, बढ़ेगा कि घटेगा? अरे बेटा, इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे तो द्रव्यमान बढ़ेगा ना बेटा, घटा कैसे रहा है? ऋणावेशित होने का मतलब इलेक्ट्रॉन को जोड़ना। अगर मैं तेरे को नेगेटिव कर दूं तो क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, और जब तो इलेक्ट्रॉन लेगा भाई तो तेरा द्रव्यमान बढ़ा कि घटा? इलेक्ट्रॉन के बाद द्रव्यमान तो पॉजिटिव ही होता है ना। ओ भाई साहब, ये घटाने वालों का मतलब गजब गजब लोग है भाई। पता है क्या सोच रहे हैं? इलेक्ट्रॉन का तो द्रव्यमान भी ऋणात्मक होता है। गधेड़े, द्रव्यमान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। मैं तुझे ऋणावेशित कर दूं तो तुझे इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, तेरा द्रव्यमान बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। आदमी पजामा है भाई। ऋणावेशित करने पे द्रव्यमान बढ़ेगा। धनावेशित करने पर क्या होगा? धनावेशित करने पर, धनावेशित करने पर द्रव्यमान का क्या होगा? क्या द्रव्यमान घटेगा? धनावेशित करने पर द्रव्यमान क्या होगा? धनावेशित करने पर द्रव्यमान क्या होगा? घटेगा सर। भाई साहब, अगर तुझे मुझे पॉजिटिवली चार्ज करना है तो क्या इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पड़ेंगे? इलेक्ट्रॉन बाहर निकलूंगा तो इलेक्ट्रॉन के साथ द्रव्यमान भी तो बाहर आएगा। अरे हाँ कि ना? हाँ या ना? आया है, पक्की बात है, सोच ले, समझ ले, देख ले, बोल आया कि नहीं आया है? और मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बता भाई। क्या एक एक बात समझ आ रही है हर बच्चे को? बोल हाँ कि ना। बिल्कुल जीरो से उठाया है बेटा, बिल्कुल जीरो से, एकदम शून्य से अलग तक ले जाना है। कहां ले जाना है? शून्य से अलग तक। आया है क्या? क्लियर है? कॉपी कर ले भाई, छाप ले, छाप ले। छोटी छोटी बातें कब लंबी हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। क्या अब तुझे लग रहा है कि तेरा 11th वेस्ट है तो तुझे समझ नहीं आएगा? बोल, क्या अब तुझे लग रहा है कि तेरा 11th वेस्ट है तो तुझे समझ नहीं आएगा? लग रहा है क्या? अगर तुझे ऐसा लगे तो भाई साहब मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, पढ़ाना छोड़ दूंगा। क्या तुझे अब भी लग रहा है कि तेरा 11th वेस्ट है तो तुझे समझ नहीं आएगा? वह लग रहा है क्या? लगने नहीं दूंगा। पर मैंने फिर कहा, जैसा कह रहा हूं वैसा करता चल, मक्कारी मत करना, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी मक्कारी मत करना, फिर कह रहा हूं, नहीं तो गलती मेरी नहीं होगी। क्लिप काट के चिपका देगा फिर, अरे सर आपने बोला था, हमको तो नहीं आ रहा सर। कोई बात नहीं बेटे, बढ़ते हैं आगे, आगे की कहानी हम खेलते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, और भी बातें हम इसके करते हैं भाई। हाँ, अब हुआ क्या, ध्यान से सुनना। क्या हमें यह पता है कि आवेश का न्यूनतम मान कितना है साहब? आवेश का न्यूनतम मान, आवेश का न्यूनतम मान कितना है बेटा? न्यूनतम मान कितना है भाई, कोई बताएगा? एक इलेक्ट्रॉन के बराबर, क्यू बराबर ई है। क्या है? क्यू बराबर ए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अरे आवेश का न्यूनतम मान एक इलेक्ट्रॉन के बराबर है। हाँ, अब एक दिन हुआ क्या बेटा, तूने कहा कि एक वस्तु थे जिसके पास हजारों करोड़ों इलेक्ट्रॉन थे भाई। अच्छा, तो तू उसके पास उधार लेने गया कि भैया भैया इलेक्ट्रॉन दे दे। उसने कहा बहुत है भाई, ले ले। लौटा देगा ना वापस? क्या लौटा देंगे? ठीक है, अब तू बड़ा आदमी था, तू भी यार छोटा मोटा आदमी थोड़ी है। तूने इससे कहा कि 10 इलेक्ट्रॉन दे दे रे बाबा। क्या 10 इलेक्ट्रॉन दे दे रे बाबा? अब मान ले तू बड़ा आदमी नहीं होता तो तुझे फिर क्या कहना पड़ता? ए दमाई दे माई, ए माई दे माई की क्या 10 इलेक्ट्रॉन दे दे रे बाबा।
और इससे काम नहीं चलेगा तो एक मंत्र और बताता हूं। भगवान तेरा भला करेगा रे, भगवान तेरा भला करेगा, 10 इलेक्ट्रॉन दे देना रे बाबा। इसने 10 इलेक्ट्रॉन दे दिए। क्या ये 10 इलेक्ट्रॉन दे देगा? कह रहे बिल्कुल दे देगा सर। और एक क्या बात है। दूसरे दिन गया तो के 100 इलेक्ट्रॉन दे दिया सर। क्या 100 इलेक्ट्रॉन दे दिया भाई। तीसरे दिन गया कि सर मैं तो 17 इलेक्ट्रॉन लूंगा। तो इसने कहा ले जा भाई, क्या होने पोने दाम में ले जाता है तू यार, ले जा। तेरा एक दिन माता सटक गया। क्या साला जितने इलेक्ट्रॉन मांगता हूं सब दे देता है भाई, ये तो बड़ा दानवीर बन रहा है। तूने कहा ए भाई दे दे रे बाबा, दे दे, आधा इलेक्ट्रॉन दे दे, आधा इलेक्ट्रॉन दे दे रे, आधा इलेक्ट्रॉन। भाई साहब तुझको इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, तुझे मार मार के सुझा दिया भाई, सब जगह लाल कर दिया तुमको। साला 10 लो, 17 लो, 18 लो, 100 लो, 1000 लो, 2000 लो, आधा नहीं मिलेगा, आधा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिला आधा? क्यों नहीं मिल रहा है आधा इलेक्ट्रॉन? क्यों नहीं दे पा रहे हैं आधा इलेक्ट्रॉन? आधा इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं दे पा रहा है? तूने कहा आधा नहीं 2.5 दे दे यार भैया, 2.5 इलेक्ट्रॉन दे दे। उसने कहा फिर वही बात, 2 ले जा, आधा नहीं मिलेगा। आधा क्यों नहीं दे रहा है भाई? आधा क्यों नहीं दे रहा है? यही तो बात है समझने लायक। क्योंकि आधा संभव ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन का आवेश का सबसे छोटा मान 1 इलेक्ट्रॉन है, उससे कम संभव ही नहीं है। 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, यानी कि आवेश को तोड़ा नहीं जा सकता है। बोल आया है क्या? आवेश को तोड़ा नहीं जा सकता। इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम मान कितना है? 1। आवेश का न्यूनतम मान कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। आवेश के टुकड़े नहीं करे जा सकते सर, इसलिए आधा नहीं दे पा रहा है भाई। और क्या है, आदमी बड़ा है पर आधा तो वो भी नहीं दे पा रहा भाई। तो भाई साहब ये जो आवेश का न्यूनतम मान है ना, इसको बोलते क्वांटा। ध्यान से सुनना, इसको क्या कहते हैं बेटा? क्वांटा कहते हैं, क्वांटा। क्वांटा का क्या मतलब होता है बेटा? न्यूनतम मान। न्यूनतम मान, क्वांटा क्या है? न्यूनतम मान। एक इसके प्रॉपर्टी है, गुणधर्म है इसका कि आवेश क्वांटीकृत राशि है। इसका एक गुणधर्म क्या है? आवेश क्वांटीकृत राशि। इसका क्या मतलब है? ध्यान से सुनना। आवेश एक क्वांटीकृत राशि है, क्वांटीकृत राशि है। थोड़ा हिंदी का नाम अटपटा है पर तुझे समझ आ जाएगा। आवेश एक क्वांटीकृत राशि है, इसका क्या मतलब है कि आवेश का न्यूनतम मान 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता। और आपको इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर लेने हैं तो इस क्वांटा के पूर्ण गुणज में ही आपको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। आधा नहीं मिलेगा, पौना नहीं मिलेगा, 1.5 नहीं मिलेगा, औने पौने दाम में नहीं मिलेगा भाई। क्या बात समझ में आई है? आपसे ये कहे कि साहब 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो बॉल क्या लिखेगा कि Q बराबर A। 2 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो क्या लिखेगा? मैंने कहा Q बराबर 2A। तो मैं कहूं N इलेक्ट्रॉन पर आवेश, बोल क्या लिखेगा? अरे बोल क्या लिखेगा? सर Q बराबर Na, और यहां लगाएगा प्लस माइनस। क्या लगाएगा? प्लस माइनस लगाएगा भाई। क्या लगाएगा बेटे? प्लस माइनस लगाएगा। और ये n का मान औने पौने नहीं हो सकता कुछ भी भाई। n का मान हमेशा क्या रहेगा? पूर्ण गुणज रहेगा। ये क्या रहेगा? डेसिमल में नहीं रहेगा, आधे पौने दाम में नहीं मिलेगा बेटे। हाँ या ना? n का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1.5 n क्या रहेगा? 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, पौने होने दाम में नहीं मिलेगा। क्या ये बात समझ आई है? प्लस माइनस क्यों लगाया? अगर प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्लस, इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो माइनस। और n क्या है? इलेक्ट्रॉन व प्रोटोनों की संख्या है बेटे, छाप ले। n क्या है? n है इलेक्ट्रॉन व प्रोटोनों की संख्या, या इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिख ले तू, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या। वह बाकी तुझे आता है कि नहीं आता है? आता है सर। हाँ, तो आवेश क्वांटीकृत राशि है। क्या इसका मतलब समझ आया है? बोलो हाँ कि ना? हाँ या ना? कॉपी कर ले मेरे भाई, कॉपी कर ले मेरे भाई, कॉपी कर ले बेटे, कॉपी कर ले, कॉपी कर ले भाई। कॉपी हो गया क्या?
कॉपी हो गया क्या? बोल हाँ या ना। कॉपी हो गया क्या? बोल रही? अरे मैंने जानबूझ के नहीं लगाया प्लस माइनस, ये ले प्लस माइनस यहां भी लगा ले। एक जना कह रहा है कि साहब ये इलेक्ट्रॉन 1e पर आवेश प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया? अरे गधेड़ा, ये सेल्फ अंडरस्टैंड है। अगर इलेक्ट्रॉन की बात कर रही है तो फिर माइनस ही लगा बेटा, यहाँ ये माइनस ही, ये भी माइनस ही। पर अगर मैं n इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात करूं तो यहां पर प्लस माइनस मैंने आपको समझाने के लिए लगाया बेटा। प्रोटॉन की बात होगी तो प्लस लगाना है, इलेक्ट्रॉन की बात होगी तो माइनस लगाना है। अरे तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन होता है बेटे, क्या कर रहा है बेटे? छाछ पी के आए हैं क्या या गांजा फूक लिए हो? आगे देख, अब सुन ध्यान से, अब सुन ध्यान से सुन, इधर देख, इधर मेरी तरफ देख। हाँ, छोटी छोटी बातें और करता हूं मैं। अगर कोई वस्तु आवेश का होना, अगर कहीं पर आवेश है तो क्या वहां द्रव्यमान होगा? आवेश व द्रव्यमान में क्या भिन्नता है? अगर आवेश है तो क्या द्रव्यमान होगा ही होगा? बेटा ध्यान से सुन, क्या अगर आवेश है तो क्या द्रव्यमान होगा ही होगा? हाँ, आवेश का होना द्रव्यमान का होना बताता है। मैंने कहा हाँ, आवेश का होना द्रव्यमान का उपस्थिति को दर्शाता है। यस, आवेश का होना द्रव्यमान की उपस्थिति को दर्शाता है क्या? यस। मान ले आवेशित है तो भाई साहब आवेश का मतलब क्या है? आवेश अगर धनावेशित है या ऋणावेशित है तो क्या मतलब है कि साहब प्रोटॉन के पास भी द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन के पास भी द्रव्यमान है। बोल हाँ कि ना? हाँ सर। पर अगर कहीं पर द्रव्यमान है, द्रव्यमान का होना आवेश की उपस्थिति को नहीं दर्शाता है। अगर कहीं द्रव्यमान है तो आवेशित होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अरे निरावेशित हो सकती है मेरे भाई, उदासीन हो सकते, कुल आवेश शून्य हो सकता है। बोल हाँ कि ना? आवेश का होना द्रव्यमान की उपस्थिति को दर्शाता है। आवेश का होना द्रव्यमान के उपस्थिति को दर्शाता है। अरे हाँ कि ना? उपस्थिति को दर्शाता है बेटा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो बाद में लंबी हो जाएगी फिर। लेकिन द्रव्यमान का होना आवेश के उपस्थिति को नहीं दर्शाता है। आवेश के उपस्थिति को नहीं दर्शाता है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। उपस्थिति को नहीं दर्शाता है। क्या मेरी बात क्लियर है? बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। मैं आपसे कहूं कि आवेश अचर राशि है, वेग पे निर्भर नहीं करता है। अगर आप द्रव्यमान को चलाओगे भैया तो द्रव्यमान बढ़ जाता है, पर आवेश का परिमाण वेग के साथ अचर रहता है। आवेश का परिमाण वेग के साथ नहीं बदलता है। एक आइंस्टीन की एक रिलेटिविटी थ्योरी थी, न्यूटन साहब की, वहां से यह समझ आता है कि साहब द्रव्यमान वेग के साथ बदलता है पर आवेश नहीं बदलता है। ये याद रखना है, प्रॉपर्टी है भाई इसकी, कि आवेश वेग के साथ नहीं बदलता। लिख ले भाई, ये लिख ले बेटा, लिख ले। अभी बातें करेंगे बहुत सारी। आवेश वेग के साथ नहीं बदलता है बेटा, उसका परिमाण हमेशा नियत रहता है। आप किसी भी वेग से चला लो उसको, आवेश का परिमाण वेग के साथ नहीं बदलता है बेटा। क्या ये लिख लिया है आपने? बोल हाँ कि ना। अरे बोल बेटे, ये लिख लिया है क्या? अब छोटे छोटे क्वेश्चंस हम करेंगे इस पर। बहुत छोटी छोटी बातें अभी हमने सीखी है कि आवेश अदिश राशि होता है, कोई डाउट किसी को नहीं होगा। आवेश क्वांटीकृत राशि है, किसी को कोई डाउट नहीं होगा भाई। मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया बेटा, क्या? पहले मैं पूछ लेता हूं फिर तुमसे कराऊंगा कि एक कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉनों
की संख्या। चल रे, संख्या ज्ञात करो। ले बेटे, एक कूलम आवेश पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें। फटाफट करें भाई। ए मजनू, अपुन तेरे को बेटा एक बार में तेरा मजनूगिरी निकाल देगा इधर से। कैसी हो, आई मिस यू। मैं बेटे सीधा पप्पा के फोन लगाऊंगा, फिर उनको मिस करेगा तू जीवन भर। इतना मारेंगे तेरे को भाई। पढ़ ले यार, पढ़ ले भाई, पहली क्लास है आज तो। क्यू बराबर एन ही लगा दूं क्या? यस सर। या एक कूलम है, ये एन है, और ये 1.6 इंटू 10 की पावर -19, तो एन बराबर 1/1.6 इंटू 10 की घात -19। अब आप ध्यान से देखो, ये पॉइंट हटाएगा तो ये 10। हाँ सर। मैंने कहा ऐसा कर, ये 10/16 और ये 10 की घात 19 हो गया। मैंने कहा क्या मैं इसको लिख सकता हूं 100/16 इंटू 10 की घात 18? हाँ या ना? अरे लिख सकता हूं। हाँ, थोड़ा काटने पीटने का खेल आता हो तो देखिए, 2 से 50 बार, 2 से 8 बार, 2 से 25 बार, और ये 4 बार, और ये इंटू में 10 की घात 18 चल ही रहा है भाई। मैंने कहा 25/4 अगर तू कहेगा तो 6 पॉइंट, मुझे लगता है कि ये आ रहा है कि बेटा 6.25 इंटू 10 की पावर 18 आ रहा है क्या? बोल हाँ कि ना। आ रहा है क्या? सबका आया है? पक्की बात है। शाबाशी दे लो अपने आप को भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अच्छा, एक और छोटा सा क्वेश्चन। आवेश के विमा, आवेश के विमा बताएं भाई। आवेश के विमा, आवेश के विमा, आवेश के विमा बता बेटा। अब तुझे एक छोटा सा फॉर्मूला आना चाहिए। विमा लिखने के लिए साहब हमें मूल राशियों के पास जाना पड़ता है। किसके पास जाना पड़ता है बेटा? मूल राशियों के पास जाना पड़ता है। हम जानते हैं कि I बराबर धारा अपॉन समय होता है। ये I बराबर Q/T, तो Q बराबर IT। हाँ या ना? क्या ये भी मूल राशि और समय भी मूल राशि? हाँ सर। तो विमा आ जाएगी भैया ये A और ये T। कितने जनों ने विमा निकाल लिए बेटा? इसकी कोई दिक्कत, समस्या है, परेशानी है? बहुत छोटी छोटी बातों पे ही मैं काम कर रहा हूं बेटा अभी आपके लिए। बिल्कुल सड़क से उठा के डॉक्टर बनाएंगे भाई साहब। आप कहते हो कि साहब कुछ नहीं आता है, सब सिखा देंगे भाई। लोड नहीं लेने का है बस। जीवन में एक चीज है जो कभी नहीं लेनी है, लोड। बाकी कुछ भी ले लो भाई, चलेगा। हाँ, अब ध्यान से सुनिएगा। ये सारी कहानी होने के बाद मैंने कहा अभी तक जो हमने पढ़ा, गोल्डन पॉइंट करके कुछ पॉइंट हैं। वैसे तो मैंने सब पढ़ा दिया भाई, पर आपको सुंदर लगेगा इसलिए मैं ले आया भाई। ये कुछ गोल्डन पॉइंट रहेंगे उसके। आवेश व द्रव्यमान में भिन्नता के, ये वो छोटे छोटे पॉइंट है जहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसमें? नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको याद हो तो एसआई मात्रक में आवेश एक व्युत्पन्न राशि है। आवेश मूल राशि नहीं है बेटा, व्युत्पन्न है। मूल राशियां 7 होते थे, याद कर। लंबाई, द्रव्यमान, तापमान, हाँ कि ना, पदार्थ की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, वैद्युत धारा, याद है? आवेश नहीं होता। जबकि द्रव्यमान मूल राशि है, द्रव्यमान मूल राशि होती थी। आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, लेकिन द्रव्यमान नहीं। आवेश संरक्षण अभी सिखाया जाएगा बेटा। द्रव्यमान के बिना आवेश विद्यमान नहीं हो सकता। अगर कोई वस्तु आवेश आवेश है तो क्या वहां द्रव्यमान होगा? यस, लिखवा चुका हूं मैं। सीख ले भाई, ये तेरे को कॉपी करने की जरूरत नहीं। यहां देख ले भाई, ये कॉपी नहीं करना, ये बस समझना है। परंतु आवेश के बिना द्रव्यमान का अस्तित्व हो सकता है। क्या बिना आवेश के भी द्रव्यमान हो सकता है? यस, अभी अभी सिखाया था। बोल हाँ कि ना। आवेश दो प्रकार के, धनावेश, ऋणावेश होते हैं, जबकि द्रव्यमान केवल एक ही प्रकार का होता है जो धनात्मक होता है। मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई डाउट होना चाहिए। हाँ, अब ध्यान से सुन। आवेशन का सही परीक्षण प्रतिकर्षण है, न कि आकर्षण। अगर कोई वस्तु आवेशित है
तो उसका प्रैक्टिकल क्या है, प्रतिकर्षण है या आकर्षण है? भाई साहब, आकर्षण बल निरावेशित वस्तु के बीच में भी लगता है, एक आवेशित और एक निरावेशित वस्तु के बीच में आकर्षण बल लगता है, पर प्रतिकर्षण बल के लिए दोनों के बीच में आवेश होना चाहिए, दोनों आवेशित होने चाहिए। क्या बात समझ में आई है? बहुत छोटी छोटी बातें भाई, अभी नोट कर लेना, गोल्डन पॉइंट आप आराम से नोट कर लेना भाई, घर पे नोट कर लेना, इनको समझ तो ले भाई। ठीक है, आवेशित वस्तु के मध्य भी हो सकता है। क्यों? देख, मैंने तुझे पूरा समझा दिया था भाई, आवेशन का सही प्रतिकर्षण, ये सब पढ़ा चुका हूं क्या? बस समझा रहा हूं ताकि तेरे को एक बार और से रिकॉल हो जाए। प्रतिकर्षण है ना कि आकर्षण, क्योंकि आकर्षण एक आवेशित और अनावेशित वस्तु के मध्य भी हो सकता है, और दो समान प्रकार की आवेशित वस्तुओं के मध्य भी हो सकता है। हाँ या ना? न कि आकर्षण, क्योंकि आकर्षण एक आवेशित और अनावेशित वस्तु के और दो समान प्रकार की आवेशित वस्तुओं के मध्य भी हो सकता है। यस, एक धनावेशित और एक ऋणावेशित हो। एक कण को प्रकाश के चाल से कम चाल से गति कर रहा है तो उसके Q/m का लगभग मान नियत रहता है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये Q/m क्या है? ये Q/m है विशिष्ट आवेश। क्या मेरी कहानी एकदम क्लियर है? क्या ये कहानी क्लियर है? विशिष्ट आवेश अगर आपको नहीं पता है, आपसे कोई कहे कि ये स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, विशिष्ट आवेश, तो लिख ले भाई। विशिष्ट आवेश अगर आपको नहीं पता तो ये होता है बेटा, आवेश व द्रव्यमान का जो अनुपात होता है इसको बोलते हैं विशिष्ट आवेश। आवेश चाल के साथ नहीं बदलता है। क्या आवेश का परिमाण चाल के साथ बदलता है? नहीं, पर द्रव्यमान बदलता है। हाँ, पर इसने एक कंडीशन दी कि अगर कोई कण चल रहा है और उसकी चाल प्रकाश की चाल से बहुत कम है तो द्रव्यमान भी लगभग क्या रहता है? नियत। इसलिए इसने बोला कि ये जो मान है ये लगभग क्या रहेगा बेटा? नियत रहेगा। अब एक एक्सपेरिमेंट होता है भाई, आवेश के प्रकृति का मापन कि साहब धनावेशित या ऋणावेशित है। इसके लिए क्या होता है? एक स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी होता है, सोने की पतली पतली पन्नी लगी होती है, उसमें क्या करते हैं, जो आवेशित वस्तु उसको टच करते हैं बाहर से, अगर वो दूर जाती है तो प्रतिकर्षित हो रही है। प्रतिकर्षित का मतलब दोनों समान आवेश हैं, आकर्षित होगी तो विपरीत आवेश है। तो ये एक्सपेरिमेंट होता है भाई, इलेक्ट्रोमीटर हो गया, वोल्टमीटर हो गया, ये क्या करते हैं? प्रकृति बताने के उपकरण है। मुझे लगता है ये बात आपको क्लियर होगी हाँ या ना? गोल्डन के पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत है? एक भी बच्चे को? आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फेरेड होता है, भी बताएंगे भाई, अभी हम वहां तक तो पहुंचे नहीं बेटा, अभी हम वहां तक पहुंचे नहीं, अभी तो बहुत छोटी छोटी बातें मैंने आपको सिखाई है। क्या क्या सिखाया रे मैंने आज आपको? मेरी बात ध्यान से सुन, मैंने आज आपको क्या क्या सिखाया भाई। सबसे पहले देख, सीखा तो हमने बहुत सारा है, ऐसी बात नहीं है, आज पूरी क्लास 12th का रोड मैप सीखा। सबसे पहले हमने स्थिर वैद्युतिकी सीखी, फिर आवेश के बारे में सीखा कि आवेश क्या होता है। आवेश किसी भी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। फिर हमने कहा कि यार कोई वस्तु अगर उदासीन है तो उदासीन का मतलब कुल आवेश जीरो है। आवेश, कुल आवेश क्या है साहब? जीरो है। जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। आवेशित करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है या लेना पड़ता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, क्यू से प्रदर्शित करते हैं, समान आवेश प्रतिकर्षित विपरीत आकर्षित करते हैं। आवेशित वस्तु को निरावेशित वस्तु में लगने वाला बल क्या होता है? आकर्षण बल होता है। ये सारी बातें हमने सीख ली, मात्रक सीखा उसका छोटा सा, अभी हम वहां तक पहुंचे नहीं है भाई। न्यूनतम मान हमने सीख लिया, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सीख लिया, अदिश राशि हमने सीख ली भाई। आवेशित करने का खेल मैंने आपको सिखा दिया, इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा या लेना पड़ेगा, बोल हाँ कि ना। धनावेशित का मतलब क्या होता है, ऋणावेशित का मतलब क्या होता है, मुझे लगता है किसी को कोई डाउट नहीं है। अब हम बात करते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन से, वहां तक भी पहुंचेंगे भाई। ये सारी बातें में आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होना चाहिए। एक क्वेश्चन भाई करके बताएंगे फटाफट से, फिर हम बात करें। कुछ नहीं छोड़ा जाएगा बेटा, सब सिखाया जाएगा, सब सिखाया जाएगा। जब एक पॉलीथीन के टुकड़े को ऊन के साथ रगड़ा जाता है तो पॉलीथीन पर -2 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम का आवेश आ जाता है। पॉलीथीन पर स्थानांतरित द्रव्यमान की मात्रा ज्ञात कीजिए। आप करोगे या फिर बेटा होमवर्क दूं? ट्राई करें भाई। पॉलीथीन पर द्रव्यमान की मात्रा ज्ञात कीजिए भाई।
पहले इस क्वेश्चन को ढंग से सीखे भाई। जब एक पॉलिथीन को ऊन के टुकड़े के साथ रगड़ा गया, अभी हमने आवेशित करने की विधि नहीं पढ़ी है, पर क्वेश्चन कर सकते Q बराबर Ni से होगा, तो उसके पास ऋणावेशित आ गया, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए। तो क्या सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे? अगर मेरे से कोई द्रव्यमान की बात करे तो क्या मैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लूं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल के बताएगा क्या कोई बेटा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या n बराबर क्या Q बाई E आ जाएगा, हाँ कि ना? अरे भाई माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये लगाएगा ना Q बराबर माइनस Ni, हाँ, तो ये -2 × 10⁻⁻7 बराबर -n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये माइनस माइनस तो गयो भैया, n आ गया तेरा कितना 2 × 10⁻⁻7 अपॉन कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्या बेटा ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है? हाँ। अब एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अगर तुझे आता है तो क्या ये तू कर सकता है? अगर मैं तेरे से कहूं कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, m है, हाँ, तो n इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या आएगा बेटा? अरे क्या n इंटू m आ जाएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? तो n से गुणा कर दे भाई, क्या लिख दू रे? 2 इंटू 10⁻, ए बेटा देखना, 2 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये आ गया क्या, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻⁻31 आया है क्या? अरे आया है क्या भाई साहब? माइनस में आंसर मत दे देना कोई गधों की तरह, द्रव्यमान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। आया है क्या? कितने जनों ने सेम टू सेम किया है? कैलकुलेशन इज अदर पार्ट है भाई वो, पर क्या कितने जनों ने सेम टू सेम किया है? कैलकुलेशन करने के बाद आंसर तुम्हें ही लाना है। और एक और बात जो मैं स्टार्टिंग में बोल देनी थी भाई, एक और बात जो मुझे आपसे स्टार्टिंग में बोल देनी थी बेटा, क्या जीवन में अगर तुझे फिजिक्स अपनी स्ट्रांग बनानी है, मैं कैलकुलेशन कर दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं तेरी आदत नहीं बिगाड़ूंगा, मैंने पहले भी नहीं बिगाड़ी, अब भी नहीं बिगाड़ूंगा। कसम खा लेना कि कैलकुलेशन मुझे करनी है खुद को, तुझे, मुझे नहीं तुझे, और बिना कैलकुलेटर के, बिना कैलकुलेटर के तुम्हें करनी है, ठीक है? होमवर्क क्वेश्चन देखिए आज के भाई, आज का पहला होमवर्क क्वेश्चन ये रहा, ये होमवर्क क्वेश्चन है, ट्राई करना है बेटा। एक ये वाला क्वेश्चन है, क्या आपको मोल निकालने आते हैं? मोल, अणुओं की संख्या निकालना आता है तो ये आप कर लोगे। ये केमिस्ट्री का ज्यादा है भाई, फिजिक्स का कम है, केमिस्ट्री का ज्यादा है। अब मोल निकालना तो आपने सीखा ही होगा भाई 11th में, ये भी आपका होमवर्क है। और मेरी बात सुनिए, डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है कि अगर हमसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो डीमोटिवेट ना हो, क्योंकि जब मैं क्लास में कल सॉल्व करवाऊंगा ना, तब आपको लगेगा कि अरे यार ये तो बड़ा आसान था सर। तो सीखते हुए चलना है भाई, डरना नहीं है, सीखते हुए चलना है। ये भी आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है बेटा, करते चलें। और मेरी बात सुनिए, होमवर्क क्वेश्चन जितने भी मैं आपसे कराऊंगा, वो सारे क्वेश्चन जितने होमवर्क दे दिए भैया, इनको फिर कॉपी में कॉपी कर लेना, फिर में कॉपी कर लेना भाई, ताकि हमारा समय बचेगा। सॉल्यूशन भले ही रफ में कर लेना, मैंने कहा था सॉल्यूशन भले ही क्या कर लेना, रफ में कर लेना, ये भी आपका होमवर्क है। ये सारे क्वेश्चन Q बराबर Ni के ऊपर है बेटा, ये जितने भी क्वेश्चन है किसके ऊपर है? Q बराबर Ni पे। मुझे लगता है कि आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, लाया तो बहुत कुछ था। आज की क्लास का आपका होमवर्क है, होमवर्क क्वेश्चन प्रश्न करने हैं, करें, और एक बार नोट्स रिवाइज कर ले। और मैंने कहा था मैं 11th का आपको बताता चलूंगा, क्लास 11th में सदिश योग पूरा
पढ़ना है। सदिश योग के सूत्र, सदिश योग के सूत्र, त्रिभुज नियम, त्रिभुज नियम हो गया, चतुर्भुज नियम। मैंने कहा ना बेटा मैं तेरे को बताता चलूंगा हर दिन कि तुझे 11th में क्या पढ़ के आना है, और तुझे पता भी नहीं चलेगा कि देखते देखते हमने सब कुछ रिवाइज भी कर लिया, 11th भी तैयार कर लिया। करके आएगा भाई, करके आएगा इतना सा होमवर्क? बोल हाँ कि ना। हाँ या ना? बेटा आज पहली क्लास है बेटा। एक कन्यागिरी सर आप तो 50 क्वेश्चन देने वाले थे ना, आप फेंक रहे थे सर। बेटा पढ़ाया आपको सिर्फ एक फॉर्मूला है, अगर तूने ध्यान दिया हो तो, Q बराबर एनी। Q बराबर एनी में 50 क्वेश्चन बन नहीं पाएंगे बेटा, मैं दे दूंगा तेरे प्राण निकल जाएंगे बेटा। फिर क्या करेगी बेटा? फिर तुझे पता है मेरा एक और डायलॉग होता है जो नया है, वो तेरे लिए आएगा बेटा, आएगा, थोड़ा सा फेमिलियर हो जाता है, फिर आएगा, नहीं तो अभी बुरा मान जाएगी, फूटे मेलों में पड़ जाएगी, फिर तुझे मनाना पड़ जाएगा भाई। उम्मीद करता हूं कि आपको मजा आया होगा आज की क्लास में, बहुत सारी बातें हमने सीखी होगी और आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में भाई, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, अपनी कमियों पे काम करते रहिए साहब, क्योंकि सपना आपने देखा है तो आपको ही पूरा करना है। क्लियर? थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।